हेलो एवरीवन, मोहित स्टडी आईक्यू सेंटर में आपका स्वागत है। आज हम जो है इंडियन पॉलिटी से रिलेटेड जो है इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस को यहाँ पर देखेंगे। ये टॉप क्लास के जो है क्वेश्चंस हैं, रामबाण क्वेश्चंस हैं जो इंडियन पॉलिटी से हैं, भारतीय राज्य व्यवस्था से संबंधित हैं। अक्सर जो है एग्जाम्स में जो है पूछे जाते हैं। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो को। वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ चैनल को लाइक सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, अपने दोस्तों से ज़रूर शेयर कीजिएगा। ठीक है, यूट्यूब चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। चलिए शुरू करते हैं वीडियो को और देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या है। किस वर्ष में जनगण मन को जो है भारत के राष्ट्रगान के रूप में अपनाया गया था? बहुत ज़्यादा बार पूछा जाया गया है क्वेश्चन है। तो 1948 में, 1949 में, 1950, 1951 में। तो देखिए जनगण मन अधिनायक जो है, राष्ट्रगान जो है, इसको जो है कब अपनाया गया था? तो इसका सही आंसर है, जिन लोगों ने जो है सी लॉक किया है वो सही है। तो ये जो है 1950 में अपनाया गया था। ठीक है, तो चलिए देखिए कुछ और जो है फैक्ट्स को जान लेते हैं। तो 22 जो है जुलाई 1947 को जो है राष्ट्रीय ध्वज जो है तिरंगा को अपनाया गया था। मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्ट है। 24 जनवरी 1950 को राष्ट्रीय गान जनगण मन अधिनायक को अपनाया गया था। और वहीं पे 24 जनवरी 1950 को जो है राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम को अपनाया गया था। आप हमें कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं कि वंदे मातरम जो है गीत किसने लिखा था। ध्यान रखिएगा, ये आप कमेंट हमें करके बता सकते हैं किसने लिखा। ठीक है, कमेंट ज़रूर कीजिएगा। पढ़ाई की चीज़ें हैं, इस पर ज़रूर फोकस किया करिए। अच्छा, जो है राष्ट्रगान है, ये जो है इसका टाइम पीरियड है 52 सेकेंड का जो है टाइम पीरियड है। इतने जो है सेकेंड में ये जो है राष्ट्रगान गाया जाता है। ठीक है, इससे ज़्यादा जो है समय नहीं लेना चाहिए। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। सारे जो है फैक्ट्स को याद ज़रूर करिएगा, भूलिएगा नहीं, परीक्षा की दृष्टि से सारे इंपॉर्टेंट हैं। भारतीय संविधान की निम्न दी गई अनुसूचियों में से कौन सी एक राज्य के नामों की सूची तथा उनके राज्य क्षेत्रों का ब्यौरा देती है? तो देखिए अनुसूचियों के संबंध में बताना है। तो देखिए जो है 12 टोटल जो है भारतीय संविधान में जो है 12 टोटल अनुसूचियां दी गई हुई हैं। ध्यान रखिएगा 12 हैं अनुसूचियां। तो इसमें से जो है राज्य के नामों की सूची के संबंध में जो है हमें कौन सी अनुसूची मिलती है? पहली, दूसरी, तीसरी और चौथी में से। तो देखिए इसका सही आंसर है, जिन लोगों ने जो है पहला आंसर जो है लॉक किया है, ए आंसर, उनका जवाब सही है। ठीक है, देखिए पहली अनुसूची जो है राज्य और संघ राज्य क्षेत्रों के बारे में जो है बताया गया है। ठीक है, वहीं पे जो है दूसरी अनुसूची है उसे संवैधानिक जो है अधिकारों के जो है जो वेतन के बारे में बताया गया है, जैसे कि राष्ट्रपति का वेतन, सुप्रीम कोर्ट का वेतन है ना, सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीशों का वेतन, जो है न्यायाधीशों का वेतन, या यूपीएससी का जो चेयरमैन है इनके वेतन। तो इनके वेतनों के संबंध में जो है संवैधानिक जो है मतलब अधिकार बताए गए हैं। वहीं पे जो है तीसरी अनुसूची है वो शपथ का प्रारूप जो है बताया गया है। ठीक है, जो नेताओं को जो है शपथ प्रारूप होता है उसका क्या होना चाहिए, सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश का जो है शपथ जो है प्रारूप किस तरीके का होना चाहिए, तो इस प्रारूप के बारे में बताया गया है। वहीं पे चौथी अनुसूची जो है राज्यसभा में स्थानों के आवंटन के संबंध में है, क्योंकि जो है देखिए जैसे कि उत्तर प्रदेश में जो है राज्यसभा में कितने जो है सीटें हैं, तो 80 जो है टोटल सीटें हैं। तो ठीक है, तो ये जो है आवंटन के संबंध में, जैसे दिल्ली की कितनी सीटें हैं, तो दिल्ली के जो है 1 सीट है। तो इस तरीके से जो है प्रावधान बताए गए हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। भारतीय संविधान पूर्णतः जो है हस्तलिखित है, हाथ से लिखा गया है। ये जो है संविधान है, ये जो है हाथ से किसने लिखा था? ध्यान रखिएगा, ये संविधान जो है हाथ से किसने लिखा था? तो देखिए एसएन मुखर्जी ने लिखा था, या डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने लिखा था, या प्रेम बिहारी नारायण रायजादा ने लिखा था, ये डॉक्टर जो है राजेंद्र प्रसाद द्वारा लिखा गया है। तो देखिए ये हाथ से लिखा जो है किसने लिखा था? तो इसका सही आंसर है, जिन लोगों ने सी लॉक किया है वो उनका सही जवाब है, प्रेम बिहारी नारायण रायजादा ने जो है लिखा था। ठीक है, कुछ और जो है इंपॉर्टेंट फैक्ट्स को देख लेते हैं। तो बीएन राव जो है वो संवैधानिक जो है सलाहकार जो है भारतीय संविधान के लिए जो है संवैधानिक सलाहकार नियुक्त किया गया था संविधान निर्माण के समय। ठीक है, वहीं पे जो है भारतीय संविधान की जो है मूल प्रतियां जो है उसको किस में रखा जाता है? तो ध्यान रखिएगा उसको हीलियम में जो है सुरक्षित रखा जाता है। ठीक है, वहीं पे जो है भारतीय संविधान के पृष्ठ जो है पेजेस को सजाने के लिए, आप देखिए अगर जो है आप जो है संविधान का जो है अगर मूल जो है संविधान है उसको देखते हैं तो उसका जो है उसमें जो मेन पेज है उसमें जो है बहुत अच्छी डिज़ाइंस बनी हुई हैं। ठीक है, तो उस सजाने का जो है कार्य किसने किया था? तो वो नंदलाल बोस ने किया था। ध्यान रखिएगा ये नंदलाल बोस थे, उन्होंने जो है सजाने का कार्य किया था। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सभी जो है व्यक्ति पूर्णतया और समान रूप से मानव हैं, ये सिद्धांत जाना जाता है सार्वभौमिकता का सिद्धांत।
समष्टिवाद का सिद्धांत, समाजवाद का सिद्धांत या अंतःक्रियावाद का सिद्धांत। तो देखिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक। अक्सर जो है इस बच्चे ये जो है क्वेश्चंस की थ्योरी समझ नहीं पाते। तो देखिए इसका सही आंसर है, जिन लोगों ने ए लॉक किया है वो सभी सही हैं, सार्वभौमिकता का सिद्धांत ये कहलाता है, ठीक है। ये जो है सभी व्यक्तियों के जो है मानव अधिकार जो है समान रूप से लागू करना इसका प्रमुख लक्ष्य होता है, ठीक है। किसी भी जो है मतलब व्यक्तियों में जो है विभेद ना करना, है ना, जाति रूप रंग से किसी भी रूप से जो है विभेद नहीं करना, जो है ये इसके जो है मूल सिद्धांत होते हैं, ठीक है। चलिए, भारतीय संविधान के बृहद मतलब बड़े होने का कारण क्या है? तो ये भारतीय संविधान क्यों ऐसा है, इतना बड़ा है जो है संविधान है। इस संविधान में जो है 395 जो है अनुच्छेद दिए गए हैं, 22 भाग दिए गए हैं और 12 जो है अनुसूचियां दी गई हैं। तो इसका जो है मूल कारण क्या है, ठीक है, तो ये पूछा जा रहा है। तो देखिए इसमें जो है अनेक संविधानों के अनुभव समाविष्ट हैं। कहने का मतलब है कि देखिए हमारा जो संविधान है 60 देशों से संविधान लिया गया है, ठीक है। मूलतः मोटे तौर पे देखा जाए, लिया तो इससे भी ज़्यादा गया है, लेकिन जो है बड़े बड़े जो है संविधान के प्रावधान जो लिए गए हैं वो 60 देशों से लिए गए। तो इस वजह से ऐसा हो रहा है, या इसमें जो है विस्तृत जो है प्रशासनिक जो है प्रावधान दिए गए हैं, या फिर यह सबसे बड़े देश के शासन से संबंधित है, या ये संघ तथा राज्य सरकारों का संविधान है। देखिए इसका सही जवाब क्या है? तो देखिए जिन लोगों ने जो है डी लॉक किया है उसका सभी का सही आंसर है। देखिए भारतीय जो है संविधान में जो है संघ के और राज्यों के जो है सारे प्रावधान एक ही जो है मतलब बुक में दिया गया है, एक ही है संविधान में जो है दिया गया है, ठीक है। जैसा कि यूएसए में जो है क्या है कि यूएसए में जो है दोनों के अलग अलग संविधान है, मतलब संघ का जो है अलग संविधान है और राज्यों के अलग संविधान है। लेकिन भारत के संदर्भ में देखा जाए तो इसके लिए जो है एक ही जो है बुक है, जो है पूरी भारतीय संविधान के नाम से जानी जाती है। उसमें संघ और राज्यों के जो है सभी के प्रावधान इसमें शामिल किए गए हैं, ठीक है। इसलिए जो है ये थोड़ी सी मोटी हो जाती है, बड़ी हो जाती है, ठीक। चलिए आगे बढ़ते हैं। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद संवैधानिक प्रावधानों को संघीय संसद या फिर राज्य विधान पालिकाओं द्वारा बनाए गए नियमों कानूनों पर प्राथमिकता प्रदान करता है? तो देखिए उसका अनुच्छेद क्या है, अक्सर जो है पूछा जाने वाला क्वेश्चन है। अब बहुत सिंपल है, अनुच्छेद 13, अनुच्छेद 32, अनुच्छेद 245, अनुच्छेद जो है 326। तो जिन लोगों ने जो है इसका सही आंसर ए लॉक किया है वो सभी सही हैं। अनुच्छेद जो है 13 के अंतर्गत ये प्रावधान है, जो है देखिए अनुच्छेद 13 जो है संघ राज्य कोई भी जो है बिना जो है अगर देखिए अगर संघ जो है संसद मतलब और राज्य की जो है विधान पालिका अगर कोई भी कानून ऐसा बनाती है, ठीक है, जो मतलब भाग 3 में दिए गए, भाग 3 में जो है दिए गए मूल अधिकारों का उल्लंघन करती है। ध्यान रखिएगा, अगर ये जो है कोई भी अगर संसद हो या चाहे राज्य की विधान पालिका हो या जो है अगर कोई भी ऐसा कानून बनाती है जो भाग 3 में दिए गए मूल अधिकारों के जो है उल्लंघन करती है, ठीक है, उनको जो है छीनने का प्रयास करती है या भी कोई भी जो है लिखे हुए प्रावधान पहले से उसको शून्य करने का प्रयास करती है, तो ध्यान रखिएगा सुप्रीम कोर्ट की जो है शक्ति न्यायिक पुनर्विलोकन की जो शक्ति है सुप्रीम कोर्ट को, वो न्यायिक पुनर्विलोकन की जो है शक्ति वो अनुच्छेद 13 से प्राप्त है। ध्यान रखिएगा अनुच्छेद 13 से ही जो है सुप्रीम कोर्ट को जो है न्यायिक पुनर्विलोकन की शक्ति प्राप्त है। और ऐसे कानून को जो है मतलब संसद के बनाए हुए कानून को सुप्रीम कोर्ट जो है शून्य घोषित कर सकता है, मतलब शून्य कर देगा या पूरी तरीके से समाप्त कर देगा। ध्यान रखिएगा समाप्त कर देता है, ठीक है। तो ये जो है सुप्रीम कोर्ट के पास ये शक्ति दी गई है अनुच्छेद 13 के तहत, ठीक है। वैसे भी सुप्रीम कोर्ट जो है संविधान का जो है मतलब मूल अधिकारों का रखवाला होता है, रक्षक होता है, तो उसको ये ऑटोमेटिकली प्राप्त है, ठीक। चलिए आगे बढ़ते हैं। 7वां क्वेश्चन देखते हैं, भारत में निम्नलिखित में से किसके अंतर्गत जो है पंचायती राज प्रणाली की जो है व्यवस्था की गई है? तो देखिए मौलिक अधिकार या मौलिक कर्तव्यों या राज्य के नीति निदेशक सिद्धांत के तहत या चुनाव आयोग के अधिनियम के तहत ये जो है प्रावधान किया गया है। तो देखिए जिन लोगों ने जो है इसको सी लॉक किया है, राज्य के नीति निदेशक जो है सिद्धांत के तहत जो है पंचायती राज प्रणाली की व्यवस्था की गई है, ठीक है। तो जो है पंचायत कुछ जो है प्रावधान है। तो देखिए राज्य के जो नीति निदेशक जो है तत्व हैं वो भाग 4 में जो है अनुच्छेद 36 से 51 का है हिस्सा है। ध्यान रखिएगा ये भाग 4 का हिस्सा है और अनुच्छेद 36 से 51 है।
12 से जो है 36 तक जो है मूल अधिकार दिए गए, ध्यान रखिएगा 12 से जो है 35 तक, सॉरी 12 से जो है 35 तक जो है हम इसे मूल अधिकार के रूप में शामिल करेंगे। और वहीं पे भाग 4 जो है अनुच्छेद 36 से 51 तक जो है राज्य के नीति निर्देशक तत्वों की बात कही गई। अच्छा, यह है जो है राज्य के नीति निर्देशक तत्व जिसे हम डीपीएसपी भी कहते हैं, डीपीएसपी भी कहते हैं, ये आखिर है क्या? तो देखिए ये जो होता है राज्य का जो है एक कल्याणकारी जो है आदर्श की व्याख्या की गई है कि राज्य को अपने जो है कल्याणकारी जो है मतलब नागरिकों के लिए क्या करना चाहिए, ये एक उसकी व्याख्या की गई है। ठीक है, तो इस पर जो है राज्य को कानून बनाने का जो है पूरी शक्ति का दिया गया है और राज्य को इस पर जो है कानून बनाने का अधिकार दिया गया है, राज्य को इस पर कानून बनाना चाहिए। ठीक है, लेकिन जो है क्या प्रॉब्लम यह है कि राज्य जो डीपीएसपी है इसको न्यायालय द्वारा जो है लागू नहीं कराया जा सकता। मतलब कहने का मतलब है कि राज्य को जो है एक नैतिक रूप से जो है कुछ दायित्व दिए गए हैं कि वो काम करने चाहिए राज्य को अपने जो है नागरिकों के लिए। ठीक है, अगर वो नहीं करता है, मान लीजिए उससे रिलेटेड जो है कानून नहीं बनाता है राज्य, तो ऐसा नहीं है कि आप जो है कोर्ट में जा करके इससे जो है आप मतलब आप जो है इसके लिए न्याय की गुहार कर सकते हैं या न्यायालय जो है इसको लागू करने की शक्ति प्रदान करेगा। तो न्यायालय को जो है इससे अलग रखा गया है। ठीक है, तो देखिए कुछ जो है प्रावधान को हम जान लेते हैं जो इंपॉर्टेंट है। तो अनुच्छेद जो है 39 में जो है पुरुष और स्त्रियों को जो है समान कार्य के लिए समान वेतन का प्रावधान किया गया है। मतलब राज्य को जो है ये बताया गया है कि अपने जो है राज्य में जो भी मतलब लड़का और लड़की जो कार्य करते हैं और जो सेम कार्य करते हैं तो दोनों को जो है समान वेतन। आमतौर पे आज भी देखिए लड़कों और लड़कियों को जो है एक ही कार्य के लिए अलग अलग वेतन दिया जाता है। ठीक है, तो ये ध्यान रखिएगा अनुच्छेद 39 में समान कार्य के लिए समान वेतन का प्रावधान किया गया है। वहीं पे जो है 39 का जो है उसमें जो है निःशुल्क जो है कानूनी सहायता उपलब्ध कराना जो है प्रावधान किया गया है। अगर किसी व्यक्ति को जो है कानूनी सहायता चाहिए, वकील चाहिए, तो सरकारी वकील मिलता है, तो निःशुल्क जो है कानूनी सहायता उपलब्ध कराना जो है प्रमुख लक्ष्य दिया गया है। वहीं पे अनुच्छेद 47 में जो है हानिकारक जो है नशीले पदार्थों के सेवन पर रोक लगाने का। ठीक है, तो इस पर जो है कई जो है राज्यों ने रोक लगाए, जैसे गुजरात ने जो है दारू बैन कर रखी है ना, वहीं पे जो है बिहार ने जो है दारू बैन कर रखी है। तो ये जो है इसी के प्रावधान के तहत जो है रोक लगाई गई है। वहीं पे अनुच्छेद जो है 48 जो है वो जो दुधारू पशु होते हैं उन पर जो है वध करने का जो है मतलब उनके जो है मांस का या मारने के खाने पर जो है रोक लगाने का प्रावधान किया गया है। ठीक है, अनुच्छेद 48 का में जो है पर्यावरण के संरक्षण और पर्यावरण को जो है बढ़ाना है हमें, है ना, पेड़ पौधे लगाने के लिए जो है प्रावधान किया गया है। ठीक है, तो ये कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स थे जो बहुत ज़्यादा बाहर एग्जाम्स में पूछे जाते हैं। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं। भारत में जो है संविधान दिवस जो है किस वर्ष से जो है मनाया जाता है? देखिए मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, भारत में संविधान जो है दिवस किस वर्ष से जो है मनाया जाता है? तो देखिए 2014, 2015, 2012, 2005 में। तो देखिए ये कब से मनाया जाता है? देखिए जो है 26 नवंबर जो है आप सभी को पता होगा, तो 26 नवंबर जो है संविधान दिवस के रूप में मनाया जाता है, है ना। तो 26 नवंबर जो है संविधान दिवस के रूप में मनाया जाता है। और लेकिन भारत में जो है ये जो है संविधान दिवस के रूप में 2015 से मनाया जाता है। ध्यान रखिएगा, ये जो है टाइम पीरियड इसलिए मनाया गया था, यहाँ से शुरू हुआ था क्योंकि अंबेडकर का जो है 125वां जन्म दिवस के मतलब जन्म जो है वर्ष के रूप में मनाया जाता था। तो इस वर्ष से जो है ये शुरू हुआ था। संविधान दिवस किस वर्ष से मनाया जाता है? 2015 से मनाया जाता है। ठीक है, चलिए राज्य पुनर्गठन आयोग का जो है मतलब राज्य पुनर्गठन आयोग का गठन जो है कब हुआ था? तो देखिए राज्य पुनर्गठन आयोग का कब हुआ था? तो 1953, 1956, 19 जो है 62, 1948। तो देखिए इसका सही आंसर जिन लोगों ने जो है 53 जो है लॉक किया है उन सभी का जो है जवाब सही है। ध्यान रखिएगा उन सभी का जवाब सही है। कुछ जो है राज्य पुनर्गठन आयोग से रिलेटेड जो है फैक्ट्स को जान लेते हैं जो परीक्षा की दृष्टि से इंपॉर्टेंट है। देखिए राज्य पुनर्गठन के आयोग की जो है पहले से ही मांग की जा रही थी। तो 1948 में जो है पहली जो है मतलब गठित जो है धर आयोग, आपको जो है याद रखना है कि धर आयोग जो है उसने भाषा के आधार पर राज्यों के पुनर्गठन की जो है गठन ना करने की सिफारिश की थी। मतलब राज्यों भाषा के आधार पर जो है गठन के लिए उसने मना कर दिया था। ध्यान रखिएगा पहले जो है आयोग राज्यों के पुनर्गठन के लिए बना था धर आयोग। ठीक है, उसके बाद 1948 में जो है जेवीपी जो है समिति जो है बनी थी। थे इसमें जवाहरलाल नेहरू थे। ठीक है, तो ये जो समिति बनी थी तो
उसने भी जो है भाषा के आधार पे जो है राज्यों के पुनर्गठन के लिए जो है मतलब अस्वीकार कर दिया था, इसने भी मना कर दिया था 1948 में जेवीपी समिति, ठीक है। धारा आयोग उसके पहले और उसके बाद जो है जेवीपी समिति बनी थी। उसके विरोध में जब ये जो है अस्वीकार कर दिया तो इसके विरोध में जो है श्री पोटापल्ली जो है रामलू जो है ये जो है थे, इन्होंने जो है आमरण अनशन करने पे बैठ गए और ये आमरण अनशन इन्होंने करीब करीब 56 दिन जो है ये आमरण अनशन पे बैठे थे, मतलब अन्न जल त्याग दिया था और इसके बाद जो है इनकी जो है मृत्यु हो गई थी। ध्यान रखिएगा, इनकी जो है श्री पोटापल्ली रामलू को जो है ये मृत्यु हो गई थी, ठीक है। तो इसके बाद जो है मतलब बहुत ज़्यादा आक्रोश लोगों में पैदा हो गया, तो जिसके बाद जो है सरकार को जो है मतलब झुकना पड़ा और मद्रास से जो है तेलुगु भाषी क्षेत्रों को अलग कर जो है आंध्र प्रदेश का निर्माण किया गया था। तो ध्यान रखिएगा, आंध्र प्रदेश राज्य का निर्माण 1953 में किया गया था, ठीक है। इसी के आधार पर 1953 में राज्य पुनर्गठन आयोग का गठन किया गया था, जिसकी जो है अध्यक्षता किसने की थी, पहली अध्यक्षता वो फजल अली ने की थी। तो ये सारे फैक्ट्स जो है याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो ध्यान रखिएगा, चलिए आगे बढ़ते हैं। वी.आर. अम्बेडकर ने जो है किसे भारतीय संविधान की जो है आत्मा और हृदय कहा था। ध्यान रखिएगा, भारतीय जो है संविधान की आत्मा और हृदय किसे कहा गया, तो देखिए प्रस्तावना को कहा गया, मूल अधिकारों को कहा गया, संवैधानिक उपचारों का अधिकार कहा गया, या सुप्रीम कोर्ट को कहा गया। तो देखिए भारतीय संविधान की आत्मा जो है किसे कहा गया, तो देखिए इसका सही आंसर है, जिन लोगों ने जो है सी मार्क किया है वो सभी सही है। भारतीय जो है उपचारों का अधिकार जो है ये अनुच्छेद 32 का हिस्सा है, इसको जो है इंग्लिश में बोलते हैं रिट्स, ठीक है। ये रिट्स का प्रावधान है। देखिए कुछ फैक्ट्स जान लेते हैं। तो अनुच्छेद 32 में जो है 5 प्रकार की रिट्स का जो है प्रावधान किया गया है। जो पहली रिट है, ये 5 प्रकार की रिट आपको याद रखनी है। कई बार क्वेश्चंस पूछा जाता है कि कितने प्रकार की रिट्स हैं, तो आपको याद रखना है कि 5 प्रकार की रिट्स का प्रावधान है अनुच्छेद 32 के तहत। और ये जो है सुप्रीम कोर्ट की जो है रिट्स है, ध्यान रखिएगा, अनुच्छेद 32 के तहत जो है सुप्रीम कोर्ट को जो है 5 प्रकार की रिट्स जारी करने का अधिकार दिया है, ठीक है। तो उसमें से जो है एक जो है बंदी प्रत्यक्षीकरण कहते हैं, दूसरी जो है रिट है परमादेश, तीसरी है प्रतिषेध, चौथी है उत्प्रेषण और 5वीं है अधिकार प्रक्षा। ध्यान रखिएगा, ये सारी जो है रिट्स याद रखिएगा, ठीक है। 5 अधिकार है। और अनुच्छेद जो है 226 जो है, अनुच्छेद 226 के तहत हाईकोर्ट को जो है रिट जारी करने का अधिकार दिया गया है। ध्यान रखिएगा, हाईकोर्ट को रिट जारी करने का अधिकार दिया गया है अनुच्छेद 226 के तहत। ये सारे जो है दोनों ये फैक्ट्स आप याद रखिएगा। अच्छा, एक इंपॉर्टेंट और फैक्ट्स है, अनुच्छेद 32 के तहत सुप्रीम कोर्ट को जो है रिट जारी करने का अधिकार है और सुप्रीम कोर्ट केवल, ध्यान रखिएगा यहाँ मोस्ट इंपॉर्टेंट बात बता रहा हूँ, केवल जो है मूल अधिकारों के लिए ही रिट जारी कर सकता है। ध्यान रखिएगा, सुप्रीम कोर्ट केवल मूल अधिकारों के लिए ही रिट जारी कर सकता है। वहीं पे जो है हाई कोर्ट का जो है रिट जारी करने का जो है अधिकार है वो थोड़ा सा व्यापक है। मतलब अगर कहा जाए, सही रूप में व्याख्या किया जाए तो हाई कोर्ट जो है सुप्रीम कोर्ट से ज़्यादा जो है रिट जारी कर सकता है। हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट से ज़्यादा रिट जारी करता है। वो मूल अधिकारों के साथ साथ जो है अन्य जो है अधिकार जो होते हैं उस पर भी रिट जारी कर सकता है। तो ध्यान रखिएगा, मूल अधिकार के साथ साथ जो है अन्य जो है कुछ जो है अन्य जो है अधिकार जो हैं उसके लिए भी जो है विधिक अधिकारों के लिए जो है रिट जारी कर सकता है। इसलिए हाई कोर्ट के जो है रिट जारी करने का अधिकार सबसे ज़्यादा है, व्यापक माना जाता है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। वीडियो पसंद आ रहा हो तो प्लीज़ चैनल को लाइक सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। आपके जो है लाइक से जो है हम भी मोटिवेट होते हैं, हम भी जो है मोटिवेट होते हैं। डेली जो है आपके लिए क्वेश्चंस पेपर बना करके लाते हैं, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस छांटते हैं, ठीक है। ये सारे क्वेश्चंस जो है परीक्षा की दृष्टि से इंपॉर्टेंट है। इससे पहले जो है मेरे आपने जो है प्लेलिस्ट में जाइएगा और प्लेलिस्ट में जा करके जो है आपने पॉलिटी से रिलेटेड और क्वेश्चंस नहीं देखे हैं तो आप जा करके वो देखिएगा ज़रूर, पेपर को ज़रूर सॉल्व कीजिएगा, ठीक है। और कल मैंने जो है मॉडर्न जो है हिस्ट्री से रिलेटेड जो है यूरोपीय जो है मतलब यूरोपीय कंपनियों का भारत आगमन से रिलेटेड वीडियो अपलोड किया है, वो भी आप जा करके देख सकते हैं, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। 11वां क्वेश्चन देखते हैं। राष्ट्रपति के निर्वाचन मंडल के सदस्य होते हैं। तो देखिए राष्ट्रपति का जो है निर्वाचन मंडल जो है मतलब चुनाव जो होता है राष्ट्रपति का, तो उसमें जो है कौन कौन से सदस्य शामिल होते हैं। तो देखिए इसको जानते हैं। तो देखिए संसद के दोनों सदनों के जो है निर्वाचित सदस्य होते हैं, या राज्य विधानमंडलों के दोनों सदनों के निर्वाचित सदस्य होते हैं, या सभी राज्यों की विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य होते हैं, या दिल्ली और पांडिचेरी विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य होते हैं। देखिए गौर से जो है इस क्वेश्चन को सॉल्व करिएगा, गलत मत करिएगा। तो देखिए इसमें एक एक चीज़ को हम देखने का प्रयास करते हैं, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, मैं इसको देखता हूँ।
तो देखिए राष्ट्रपति का जो निर्वाचन होता है इसमें संसद के दोनों सदनों के निर्वाचित सदस्य भाग लेते हैं। ध्यान रखिएगा यहाँ पे एक बात कही गई है निर्वाचित सदस्य, इसको मैं पेन बदल लेता हूँ, ठीक है, तो मैं ये ब्लू कर लेता हूँ पेन, ये ठीक है, ठीक। तो देखिए ध्यान रखिएगा इसमें जो है ये सही है, संसद के दोनों सदन का मतलब है लोकसभा और राज्यसभा, और यहाँ पे दिया है निर्वाचित सदस्य, तो निर्वाचित सदस्य का मतलब है जो है मतलब जो चुनावी प्रक्रिया से भाग लेते हैं। इसमें जो है मनोनीत सदस्यों को शामिल नहीं किएगा, मनोनीत जो है ध्यान रखिएगा मनोनीत नहीं होंगे, क्योंकि राष्ट्रपति जो है लोकसभा में 2 लोगों को शामिल करता है, मनोनीत करता है, और राज्यसभा में 12 लोगों को मनोनीत करता है, और इनको जो है चुनावी प्रक्रिया में भाग नहीं लेने की इजाज़त है, भाग नहीं लेते हैं ये। वहीं पर राज्य की विधान मंडलों के दोनों सदन, ध्यान रखिएगा दोनों सदन मतलब विधानसभा और विधान परिषद को जो है निर्वाचन के लिए मतलब शामिल किया गया, तो ये प्रावधान गलत है। ध्यान रखिएगा राज्य में विधानसभा के निर्वाचित सदस्य केवल चुनाव में भाग लेते हैं, ना कि विधान परिषद भाग लेती है, तो ध्यान रखिएगा ये पॉइंट भी आप नोट करिएगा। सिर्फ केवल यही 2 प्रावधान हैं और कोई नहीं है। उसके बाद जो है दिल्ली और पांडिचेरी जो है विधानसभाओं के जो है निर्वाचित सदस्य भी भाग लेते हैं। ध्यान रखिएगा ये प्रावधान जो है जोड़ा गया था, कभी भी क्वेश्चन पूछा जाता है तो ये प्रावधान जोड़ा गया था 17वें जो है कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 1992 द्वारा। ध्यान रखिएगा ये 1992 द्वारा जो है 17वें कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 1992 द्वारा जो है ये प्रावधान जोड़ा गया था। तो इसमें जो है केवल 3 लोग शामिल होते हैं, संसद के जो है दोनों सदन के निर्वाचित सदस्य, और जो है राज्य की विधानसभा के निर्वाचित सदस्य, और जो है दिल्ली पांडिचेरी के जो है निर्वाचित सदस्य, ठीक है। इसमें मनोनीत सदस्यों को शामिल नहीं किया जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं, ठीक। कुछ और जो है प्रावधान दे इंपॉर्टेंट जो है फैक्ट्स को देख लेते हैं। तो अनुच्छेद 53 में जो है संघ की कार्यपालिका जो है शक्ति राष्ट्रपति में निहित है। ये अनुच्छेद अगर कि क्वेश्चन पूछा जाए कि संघ की कार्यपालिका जो है शक्ति किस पर निहित होती, तो ये जो है शक्ति राष्ट्रपति पर निहित है। ये प्रावधान है अनुच्छेद 53 के तहत, ठीक है। अनुच्छेद जो है 57 के तहत जो है राष्ट्रपति का पुनः निर्वाचन जो है संभव हो सकता है। अनुच्छेद 57 के तहत राष्ट्रपति का पुनः निर्वाचन का जो है प्रावधान दिया गया है, ठीक है। भारत में जो है संदर्भ में राष्ट्रपति जो है कितनी बार भी जो है निर्वाचित हो सकता है, हर 5 साल में, ठीक है। अनुच्छेद जो है 60 में जो है राष्ट्रपति का जो है शपथ जो है प्रक्रिया है उसको जो है बताया गया है, ठीक है। अनुच्छेद 61 में जो है राष्ट्रपति पर जो है महाभियोग जो है प्रक्रिया चलाई जाती है। राष्ट्रपति जो है देखिए राष्ट्रपति अपना जो है पद जो है त्यागपत्र दे सकता है, ठीक है। राष्ट्रपति अपना त्यागपत्र के माध्यम से मतलब त्याग दे दे, ठीक है, या फिर राष्ट्रपति के जो है मृत्यु हो जाए तो जो है पद खाली हो जाएगा, या फिर जो है महाभियोग की प्रक्रिया के द्वारा जो है राष्ट्रपति को हटाने की प्रक्रिया बताई गई है, ठीक है। तो देखिए महाभियोग प्रक्रिया को हम बाद में डिस्कस करेंगे, ठीक। चलिए इतने फैक्ट्स हैं जो इंपॉर्टेंट थे, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अच्छा एक और चीज़ है इसमें से ये देखिए इस समय जो है भारत के जो है राष्ट्रपति कौन है, वो 16वें नंबर पे हैं राष्ट्रपति जो है मुर्मू। इन सभी को नाम पता होगा, ये जो है एसटी जो है समुदाय से आती हैं, तो जो है 16वें नंबर पे जो है राष्ट्रपति हैं मुर्मू, ठीक है। अगर हम क्रमबद्ध तरीके से बात करें कि तो 16वें नंबर पे क्रम रूप में, और अगर हम ये व्यक्ति के तौर पे ध्यान दें तो वो 15वें नंबर पे हैं, 15वें नंबर पे हैं व्यक्ति के तौर पे, ठीक है। ये पॉइंट आप याद रखिएगा, परीक्षा की दृष्टि से कभी कभी छोटे छोटे फैक्ट्स जो है बच्चों को नहीं पता होते हैं, बड़े बड़े चीज़ें तो याद कर लेते हैं लेकिन छोटी छोटी चीज़ों में कंफ्यूज हो जाते हैं। 16 नंबर कैसे हुआ है, क्योंकि राजेंद्र प्रसाद 2 बार जो है राष्ट्रपति बने थे, तो जो है राजेंद्र प्रसाद 1 नंबर 2 नंबर, फिर सर्वपल्ली राधाकृष्णन हुए तीसरे नंबर पर। अगर हम जो है व्यक्ति के तौर पर बात करेंगे तो जो है एक व्यक्ति 2 बार बना था तो उसको एक ही बार काउंट किया गया, इसलिए 15वें नंबर पर व्यक्ति के तौर पर है और 16 नंबर पर जो है क्रमबद्ध तरीके से हैं डॉक्टर मुर्मू, ठीक है, ध्यान रखिएगा। और 2 बार नियुक्त कर होने वाले तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद 2 बार जो है राष्ट्रपति नियुक्त हुए थे, ठीक है। राष्ट्रपति बनने के लिए जो है 35 वर्ष की आयु होना अनिवार्य है और देश का नागरिक होना अनिवार्य है। चलिए आगे बढ़ते हैं, कुछ और जो है क्वेश्चंस को देखते हैं। भारत के राष्ट्रपति के उम्मीदवार के प्रस्ताव का जो है अनुसमर्थन किया जाना चाहिए कम से कम जो है कितने निर्वाचकों द्वारा। तो देखिए भारत का जो है राष्ट्रपति का जो है जब उम्मीदवारी होती है, जब चुनाव लड़ा जाता है तो भारत के जो है उम्मीदवारी के खड़े होने के लिए जो है कितने लोगों का जो है अनुसमर्थन होना चाहिए, आवश्यक है। देखिए तो इसका सही जवाब देखिए 10, 20, 50 या 15 जो है निर्वाचकों द्वारा। तो देखिए इसका सही जवाब क्या है, तो इसका सही जवाब है जिन लोगों ने जो है 50 निर्वाचक जो है लॉक किया है वो सभी सही हैं।
ध्यान रखिएगा 50 निर्वाचकों द्वारा अनुसमर्थन किया जाना आवश्यक है, ठीक है। और 50 निर्वाचकों द्वारा जो है प्रस्तावित होना भी आवश्यक है। ध्यान रखिएगा 50 निर्वाचकों द्वारा अनुसमर्थन और 50 निर्वाचकों द्वारा प्रस्तावित होना आवश्यक है, ठीक है, उम्मीदवारी के लिए। और 20 निर्वाचन जो है किसके लिए अनुसमर्थन चाहिए, ये चाहिए उपराष्ट्रपति के लिए। तो ध्यान रखिएगा उपराष्ट्रपति के लिए 20 जो है निर्वाचकों द्वारा प्रस्तावित होना चाहिए और 20 निर्वाचकों द्वारा जो है मतलब प्रस्ताव का अनुसमर्थन किया जाना चाहिए, ठीक है। ये राष्ट्रपति के संबंध में, ठीक। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चंस को फिर देखते हैं। लोक निधि का अभिभावक जो है किसे कहा जाता है? तो लोक निधि का मतलब है यहाँ पे पब्लिक अकाउंट की बात कर रहे हैं। ध्यान रखिएगा पब्लिक अकाउंट, तो पब्लिक जो अकाउंट्स होते हैं, ठीक है, गवर्नमेंट के जो पब्लिक अकाउंट्स होते हैं उसको जो है मतलब देख रेख कौन करता है? अभिभावक जो है हमारे पिता होते हैं, तो उसकी देख रेख का कार्य होता है ना। बच्चे का अभिभावक कौन है? तो बच्चे की देख रेख करने वाला जो है कौन है? तो वही है ना, ठीक है। क्वेश्चन समझ गए होंगे। तो देखिए लोक निधि का अभिभावक किसे कहा जाता है? राष्ट्रपति, संसद, नियंत्रक और जो है महालेखक, जिसे कैग जो है कहा जाता है, ठीक है, शॉर्ट फॉर्म में, और या फिर मंत्रिपरिषद जो है इसका अभिभावक होती है। तो देखिए जिन लोगों ने जो है इसका सी मार्क किया है वो सही आंसर है, ठीक है। तो कैग जो है, कैग की नियुक्ति का प्रावधान जो किया गया है वो अनुच्छेद 148 है। ये अनुच्छेद बिल्कुल रट लीजिएगा, कैग जो है 148 में प्रावधान है। और कैग का काम होता है वो जो है संघ की और राज्य की जो है सभी जो है पब्लिक अकाउंट्स का जो है लेखा परीक्षण करता है। ध्यान रखिएगा जितना भी अकाउंट्स का पैसा आता है वो गवर्नमेंट ने चाहे वो पैसा खर्च किया हो या कहीं से बाहर से पैसा आया हो, यहाँ तक कि जो है राष्ट्रपति या प्रधानमंत्री या कोई ट्रैवल करता है तो उस ट्रैवल में कितना खर्चा हुआ है ये तो सरकार बताएगी और उसकी जांच करना जो है कैग करेगा। मतलब A to Z जितना भी गवर्नमेंट के पास पैसा उसकी जो जांच होती है, उस सारे पब्लिक अकाउंट्स की जो अकाउंट में पैसे पड़े हैं या फिर जो है कह लीजिए कि जितने भी जो है सरकारी उपक्रम जो है PSU सेक्टर की कंपनियां हैं, जितनी भी सरकारी कंपनियां, उनके लेखा जोखा, उनके अकाउंट सेक्शन की जांच जो है कैग करता है। और ये कैग जो है जांच करने के बाद अपनी रिपोर्ट, ध्यान रखिएगा ये भी पूछा जाता है किसको प्रस्तुत करता है, तो ये अपनी रिपोर्ट जो है हर साल जो है राष्ट्रपति को जो है प्रस्तुत करता है। तो रिपोर्ट जो है बनाएगा, जांच करेगा, रिपोर्ट बनाएगा और राष्ट्रपति को देगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चंस को बिल्कुल मिस मत कीजिएगा, वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा, परीक्षा की दृष्टि से सारे क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से जो है कौन सा एक धन विधेयक के बारे में सही नहीं है? ध्यान रखिएगा धन विधेयक के बारे में सही नहीं है, ठीक है। तो धन विधेयक के बारे में अनुच्छेद 110 में प्रावधान किया गया है, ये आप याद रखिएगा। अनुच्छेद 110 में जो है धन विधेयक की परिभाषा दी गई है, डेफिनेशन ऑफ जो है धन विधेयक क्या है। तो देखिए इसमें जो है कौन सा गलत है, तो धन विधेयक जो है संसद के दोनों में से जो है मतलब संसद के जो है लोकसभा और राज्यसभा में से किसी भी सदन में प्रस्तावित किया जा सकता है। तो देखिए अगर धन विधेयक जो है बच्चे सब जानते हैं तो बिल्कुल सही पहला ही ऑप्शन जो है हमें गलत मिल जाता है, तो बाकी ऑप्शंस पढ़ने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि यहाँ पे सिर्फ देखते हैं एक ही है। तो देखिए एक ही ऑप्शंस के रूप में यहाँ पे आंसर दिया है। तो देखिए धन विधेयक जो है केवल लोकसभा में पारित किया मतलब पेश किया जाना चाहिए। धन विधेयक के रूप में लोकसभा में जो है पेश किए जाने का जो है मतलब अधिकार लोकसभा को दिया गया है धन विधेयक के संबंध में। इसमें राज्यसभा को कोई भी शक्ति तो किसी भी सदन में प्रस्तावित नहीं किया जा सकता, ये केवल जो है लोकसभा में प्रस्तावित किया जा सकता है। लोकसभा का अध्यक्ष ये निर्णय करेगा कि ये अंतिम प्राधिकारी है कि नहीं, कोई मतलब लोकसभा का अध्यक्ष का ही जो है ये निर्णय होगा अंतिम कि कौन सा विधेयक धन विधेयक होगा और कौन सा विधेयक धन विधेयक नहीं होगा। इसका निर्णय करने का अधिकार लोकसभा के अध्यक्ष को दिया गया है अनुच्छेद 110 3 क्लॉज मतलब प्रावधान के तहत। तो ठीक है, तो 110 के जो है 3 जो है प्रावधान के तहत, ठीक। तो याद रखिएगा ये फैक्ट्स बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। लोकसभा का अध्यक्ष ही निर्णय करता है कि कौन सा बिल धन विधेयक है या नहीं, ठीक है। उसके बाद जो है लोकसभा द्वारा पारित जो है किसी धन विधेयक का राज्यसभा द्वारा 14 दिन के अंदर लौटाया जाना अथवा विचार हेतु भेजा जाना आवश्यक है। तो ध्यान रखिएगा राज्यसभा में जो है ये पेश नहीं किया जा सकता, लेकिन लोकसभा जब जो है ये पारित कर देती है तो इस धन विधेयक को राज्यसभा में भेजना पड़ता है और राज्यसभा को कुछ भी शक्तियां प्रदान नहीं की गई। मतलब राज्यसभा चाहे तो उसको जो है मतलब रखने की कोशिश करे या बदलने की कोशिश करे या उसमें कुछ चेंजेस करने की कोशिश करें, तो वो चेंजेस मानने का अधिकार लोकसभा को दिया गया है ही नहीं है। अगर वो लोकसभा चाहे तो मना कर सकती है, राज्यसभा द्वारा 14 दिन के भीतर उसे लौटाना होगा,
ठीक है, 14 दिन के भीतर लौटाइए, चाहे वो उसमें मतलब कुछ बदलाव के साथ लौटाइए, चाहे बिना बदलाव के साथ लौटाइए। अगर नहीं लौटाते हो, रखे रहते हो, तो 14 दिन के बाद वो स्वतः जो है लोकसभा के पास आ जाएगा। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा, उसको केवल 14 दिन के लिए जो है राज्यसभा को जो है रखने का अधिकार है। ठीक है, वहीं पे जो है राष्ट्रपति किसी धन विधेयक को लोकसभा में पुनर्विचार के लिए नहीं लौटा सकता। मतलब जो है देखिए, जो विधेयक होता है वो संसद से पारित होता है, तो पहले लोकसभा से पारित होता है, फिर राज्यसभा से पारित होता है। तो धन विधेयक के संबंध में राज्यसभा को तो अधिकार है नहीं पारित करने का, है ना। तो धन विधेयक जो है लोकसभा से पारित होने के बाद राज्यसभा को जाएगा, राज्यसभा 14 दिन के भीतर उसे पुनः वापस कर देगा, पारित करके या फिर बिना। तो मूलतः क्या होता है कि जब उसको अधिकार नहीं है तो वो पारित ही कर देता है। ठीक है, और पारित करने के बाद जो है ये जो है विधेयक को राष्ट्रपति के पास चला जाता है। तो राष्ट्रपति चाहे तो उस विधेयक को जो है रख सकता है या फिर साइन कर सकता है, लेकिन ध्यान रखिएगा उस विधेयक को रख सकता है या साइन कर सकता है, ठीक है, लेकिन पुनर्विचार के लिए लौटा नहीं सकता। ध्यान रखिएगा, ये नहीं कह सकता कि इसे वापस लो, इसमें कुछ प्रावधान गलत है, उसको बदलिए। तो ध्यान रखिएगा, इसका आंसर जो है ये आंसर गलत था और बाकी जो है इसके प्रावधान सही है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद संसद को अंतर्राष्ट्रीय समझौतों को लागू करने के लिए विधि निर्माण करने की शक्ति प्रदान करता है? ठीक है, तो संसद को जो है अंतर्राष्ट्रीय समझौतों को लागू करने की शक्ति दी गई है। तो देखिए ये शक्ति दी गई है किन अनुच्छेद के तहत दी गई है? तो देखिए ये सही आंसर, अगर जिन लोगों ने जो है डी लॉक किया है वो सभी सही है। अनुच्छेद 253 के तहत जो है ये शक्ति प्रदान की गई। संसद जो है किसी भी मतलब अन्य देश के साथ अगर कोई संधि करता है, करार करता है, या फिर जो है किसी जो है संपूर्ण क्षेत्र में या किसी संधि या करार को जो है किसी भारत के संपूर्ण क्षेत्र में या भारत के किसी भाग में जो है मतलब लागू करने की शक्ति प्रदान करता है। ठीक है, तो उस जो है क्षेत्र के लिए जो है विधि बनाने की शक्ति जो है संसद के पास है, राज्य के पास नहीं है। वो लागू भी कर सकता है, उससे रिलेटेड जो है विधि निर्माण भी कर सकता है। ठीक है, तो इसमें जो है राज्य की जो है शक्ति, राज्य की जो है सहमति जो है एक तरीके से जो है राज्य को कुछ भी नहीं है, राज्य की सहमति जरूरी नहीं है। ध्यान रखिएगा, इसमें राज्य की सहमति जरूरी नहीं है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अंतर्राष्ट्रीय संधियों को भारत के किसी भाग अथवा संपूर्ण भारत में लागू करने के लिए संसद कोई भी कानून बना सकती है। तो ये कानून बनाने का अधिकार दिया गया है अनुच्छेद 253 के तहत। ठीक है, तो ये याद रखिएगा। और इसमें जो है बिना किसी राज्य की सहमति की मतलब राज्य की सहमति की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, ध्यान रखिएगा, राज्य की सहमति उसको संसद को नहीं चाहिए। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। 17वां क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से जो है किस समिति में राज्यसभा का प्रतिनिधित्व नहीं होता है? तो देखिए जो है समितियां होती हैं लोकसभा में, राज्यसभा में कुछ समितियां बनाई जाती हैं। ठीक है, जो अकाउंट मतलब बहुत सारी समितियां होते हैं, उनके कुछ प्रमुख कार्य होते हैं, तो उसको हम बताते हैं आपको। तो देखिए ये प्रमुख जो है स्थायी समितियां होती हैं, और ये स्थायी समितियां होती हैं जो मतलब हटाई नहीं जाती, इसके मेंबर्स बदलते रहते हैं। ठीक है, और इन जो है मेंबर्स में जो है राज्यसभा का कोई प्रतिनिधित्व नहीं होता है। तो देखिए इसका सही आंसर देना है। तो जिन लोगों ने जो है इसका डी लॉक किया है, ठीक है, वो सभी सही हैं। ध्यान रखिएगा, आकलन और प्राकलन जो समिति होती है इसमें जो है 30 मेंबर जो है टोटल जो है 30 सदस्य होते हैं। ध्यान रखिएगा, टोटल 30 सदस्य होते हैं और यह 30 के 30 सदस्य जो है लोकसभा के होते हैं। ध्यान रखिएगा, तो इसमें जो है 30 जो है सदस्य जो है लोकसभा से होते हैं। ठीक है, चलिए अच्छा एक और बात, लोक लेखा जो है समिति जो है ये क्या है? तो देखिए ये भी एक स्थायी समिति है। इसमें जो है टोटल जो है सदस्य होते हैं 22। ध्यान रखिएगा, इसमें टोटल सदस्य होते हैं 22, जिसमें 15 जो है सदस्य होते हैं लोकसभा के। ध्यान रखिएगा, लोकसभा के सदस्य होते हैं, और 7 जो होते हैं वो राज्यसभा के सदस्य होते हैं। तो ये पॉइंट आपको याद रखना चाहिए। और ध्यान रखिएगा, इसका जो अध्यक्ष होता है, तो इसका जो अध्यक्ष कौन होता है? तो इसका अध्यक्ष होता है विपक्षी दल का नेता। ठीक है, विपक्षी दल का नेता होता है, लोक लेखा समिति का विपक्षी दल का नेता होता है। ठीक, और इसका कार्य क्या होता है? तो जो मैंने अभी आपको बताया था, कैग जो है जो रिपोर्ट्स की जांच करता है, पब्लिक अकाउंट्स की जांच करता है, और रिपोर्ट्स जो है मतलब उसको पेश करता है, राष्ट्रपति को जो है रिपोर्ट्स देता है। उन रिपोर्ट्स की जो है जांच करने का अधिकार दिया गया है लोक लेखा समिति को, मतलब एक विपक्षी दल के नेता को। तो कई बार जो है हम लोग नहीं देखते करप्शन आ गया है ना, रिपोर्ट्स गलत आ गई। अभी जो है आज के समय में अगर करंट अफेयर के तौर पे देखा जाए तो आयुष्मान जो है भारत कार्ड योजना के तहत जो है कैग की रिपोर्ट के माध्यम से जो है ये बताया गया है कि इसमें जो है करप्शन बहुत ज़्यादा मात्रा में किया गया है। ठीक है, तो ये ऐसे ही रिपोर्ट्स होती है, क्योंकि जो है इसकी जाँच जो है कैग के अलावा जो है ये भी करते हैं। ठीक है, उसकी रिपोर्ट्स की जाँच करते हैं
कि मतलब इसमें सही से लिखा हुआ है कि नहीं, सही बातें हैं, ठीक है। तो ध्यान रखिएगा, ये सारे जो है चीज़ें याद रखिएगा। चलिए, और जो है सार्वजनिक उपक्रम जो है समिति, इसमें भी जो है सेम प्रावधान होते हैं। 22 सदस्य होते हैं, 15 लोकसभा से, 7 राज्यसभा से होते हैं, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये सारे जो है मतलब एक जो है कॉपी में आप लिख लीजिएगा। लोक लेखा समिति 22 सदस्य, 15 लोकसभा, 7 राज्यसभा, और प्राकलन या आकलन समिति 30 सदस्य टोटल, और जो टोटल जो है सदस्य वो 300 के 300 लोकसभा के होते हैं, ठीक है। तो ये जो है लिख लीजिएगा उसी ठीक है। तो ये जो है क्वेश्चन पेपर में जो है कई बार जो है पूछा जाता है, तो ये आपको लिए आसान होगा। चलिए, सर्वोच्च न्यायालय में तदर्थ जो है न्यायाधीशों की जो है नियुक्ति होती है जब, तो ये कब तदर्थ जो है न्यायाधीशों की नियुक्ति होती है, तो देखिए जो है कतिपय जो है न्यायाधीश दीर्घकालिक अवकाश पर जाते हैं, या स्थायी नियुक्ति के लिए जो है कोई उपबंध नहीं होता, या न्यायालय के समकक्ष जो है लंबित वादों में असाधारण वृद्धि हो रही होती है, तब जो है इनको नियुक्ति की जाती है। तदर्थ मतलब एक टेम्परेरी न्यायाधीश होते हैं, कुछ टाइम के लिए नियुक्त किया जाता है। तो देखिए इसका सही आंसर है डी नंबर। न्यायालय के किसी सत्र के लिए न्यायाधीशों का कोरम नहीं होता है पूरा। तो ध्यान रखिएगा, जब सत्र चल रहा होता है, सुप्रीम कोर्ट में जो है सत्र चल रहा होता है, ठीक है, ध्यान रखिएगा, एडोक जो है तदर्थ न्यायाधीशों की नियुक्ति का प्रावधान केवल सुप्रीम कोर्ट में है, और किसी भी अन्य जो है मतलब हाई कोर्ट, चाहे वो जिला न्यायाधीश, कहीं पे भी एडॉक जो है न्यायाधीशों की नियुक्ति नहीं होती, सिर्फ सुप्रीम कोर्ट में होती है। तो कई बार जो है मान लीजिए कि जो है मतलब न्यायालय का सत्र चालू रखने के लिए जो है न्यायाधीशों की संख्या नहीं होती, कम होती है, तो क्या करते हैं ऐसे सिचुएशन में जो है हाई कोर्ट, ध्यान रखिएगा, हाई कोर्ट के जो है न्यायाधीशों को जो है एडॉक जो है न्यायाधीश के तौर पे जो है सुप्रीम कोर्ट के जो है एडॉक न्यायाधीश के तौर पे नियुक्त किया जाता है। ध्यान रखिएगा, हाई कोर्ट के जो है न्यायाधीशों को नियुक्त किया जाता है। अब इंपॉर्टेंट फैक्ट्स को जानिएगा यहाँ पे, ठीक है। तो देखिए ये जो है एडॉक जो है न्यायाधीशों की जो है नियुक्ति होती है, ये राष्ट्रपति की जो है इसमें सहमति चाहिए। ध्यान रखिएगा, अगर मान लीजिए ऐसी सिचुएशन बनता है तो राष्ट्रपति की जो है पूर्व सहमति, पहले से सहमति की आवश्यकता होती है। उसके साथ साथ हाई कोर्ट के जो है मुख्य न्यायाधीश होते हैं, चूंकि हाई कोर्ट के न्यायाधीश को जो है कोरम पूरा करना पड़ता है, तो वो हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश की भी जो है सहमति होना जरूरी है। तो ध्यान रखिएगा, ये दोनों फैक्ट्स आपके लिए इंपॉर्टेंट है। चलिए आगे बढ़ते हैं। 19वां क्वेश्चन देखते हैं। किसी राज्य के गवर्नर के तौर पे जो है हमें क्वेश्चन देखना है, तो राज्य के गवर्नर के जो है क्या क्या होते हैं अधिकार, जो है कथनों को विचार करना है। तो देखिए ये गवर्नर जो होते हैं वो उसे जो है राष्ट्रपति नियुक्त करते हैं, या राष्ट्रपति की इच्छा अनुसार यह पद पर रहते हैं, या इसमें जो है उनमें राष्ट्र की जो है कार्यपालिका शक्ति निहित होती है। ये सामान्यतः ये 5 वर्ष के लिए पद पर बने रहते हैं। तो देखिए इसका सही आंसर क्या है, तो देखिए तो इसका सही आंसर है सभी। ध्यान रखिएगा, देखिए राज्य के जो है गवर्नर जो होते हैं, ठीक है, ये जो है गवर्नर का जो है प्रावधान किया गया है, ये अनुच्छेद 155 में जो है ये प्रावधान किया गया है, और 155 के अनुसार जो है राज्य के जो है राज्यपाल की नियुक्ति राष्ट्रपति करता है। ध्यान रखिएगा, राष्ट्रपति करता है, और ये राष्ट्रपति की इच्छा अनुसार जो है ये पद पर रहते हैं एक तरीके से जो है ना। तो ये जब उनका जब चाहे तब वो निकाल सकता है राष्ट्रपति, मतलब है ना, ठीक है। उसके बाद राज्य की कार्यपालिका शक्ति जो है, संघ की कार्यपालिका शक्ति किस में होती है, राष्ट्रपति में होती है। उसी तरीके से जो है राज्य की कार्यपालिका शक्ति राज्यपाल में होती है, निहित होती है, ठीक है। और ये सामान्यतः जो है 5 वर्ष के लिए जो है पद पर रहते हैं, ठीक है। तो ये सभी प्रावधान इंपॉर्टेंट थे। देखिए कुछ चीज़ें हैं, तो अनुच्छेद 155 के तहत जो है राज्यपाल की नियुक्ति जो है राष्ट्रपति करता है, ठीक है। 5 साल के लिए जो है ये नियुक्ति होती है, और जब चाहे उसे हटा सकता है। 7वें मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा, 7वें कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 1956 के बाद जो है एक व्यक्ति को 2 या 2 से अधिक राज्यों का राज्यपाल नियुक्त किया जा सकता है 7वें कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट द्वारा, ठीक है। वहीं पे अनुच्छेद जो है 200 कहता है राज्यपाल जो है विधेयक को, अगर राज्यपाल किसी विधेयक को राष्ट्रपति की अनुमति के लिए आरक्षित रख सकता है। राज्यपाल के पास मान लीजिए कोई विधेयक है, वो चाहे तो राष्ट्रपति को जो है वो मतलब विधेयक आरक्षित रख सकता है राष्ट्रपति के लिए, अनुमति के लिए, कि इसमें मैं क्या प्रावधान करूं, क्या चेंजेस करूं, इसके लिए जो है वो कर सकता है, मतलब अनुमति दूं या नहीं दूं, या पुनर्विचार के लिए भेजूं, क्या, तो ठीक है, अनुच्छेद 200 के तहत, ठीक है। और अनुच्छेद 201 के तहत जो है राष्ट्रपति को जो है अधिकार दिया जाता है कि उस पर अनुमति देने और ना देने का प्रावधान किया गया है, मतलब उस विधेयक पर चाहे वो अनुमति दे या ना दे, इसका प्रावधान है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। राष्ट्रपति की जो है अध्यादेश जारी करने की जो है शक्ति जो है किस अनुच्छेद में, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा, बहुत अच्छे क्वेश्चंस हैं।
तो देखिए राष्ट्रपति की जो है अध्यादेश जारी करने की शक्ति जो है किस अनुच्छेद के तहत प्रदान किया गया है। तो इसी तरीके से क्वेश्चन पूछा जाएगा। तो अनुच्छेद जो है 148, ठीक है, तो 148 में तो कैग का प्रावधान है, तो ये तो हट गया। तो अनुच्छेद 112 या अनुच्छेद 280, तो देखिए यह अनुच्छेद 123। तो देखिए इसका सही अध्यादेश जारी करने की शक्ति जो है अनुच्छेद 123 के तहत जो है प्रावधान किया गया है, ठीक है। तो जब ये अध्यादेश कब जारी हो सकता है, तो देखिए जब राष्ट्रपति को, ध्यान रखिएगा, जब राष्ट्रपति को ऐसा प्रतीत हो कि विधि निर्माण की जो है तत्काल आवश्यकता है। ध्यान रखिएगा यहाँ तत्काल आवश्यकता है, क्योंकि देखिए सत्र जब चलता है तो लोकसभा में बिल पेश होगा, फिर राज्यसभा में, तो कभी कभी जो है बहुत टाइम लग जाता है। तो जब राष्ट्रपति को ऐसा आभास हो रहा है कि हमें जो है विधि निर्माण के कानून बनाने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, तो जो है वो एक अध्यादेश जारी कर देता है, और वो अध्यादेश बिल्कुल सेम उसी तरीके से कार्य करता है जिस तरीके से जो है अन्य जो है विधेयक पारित होकर के जो है बिल बनते हैं, उसी तरीके से ये कानून बनता है। लेकिन जब बाद में संसद इस अध्यादेश को पारित कर देती है, फिर अब ये तो तत्काल प्रभाव से हुआ, अगर जो है संसद जो है इस अध्यादेश को पारित कर देती है तो ये अध्यादेश जो है कानून का रूप ले लेगा। अगर जो है ये पारित नहीं करती तो ये स्वतः अपने आप जो है समाप्त हो जाता है। ध्यान रखिएगा, स्वतः समाप्त हो जाता है, ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं। अब चलिए, निम्नलिखित में से जो है कौन केंद्र और राज्यों में राज्य बंटवारे के लिए मापदंडों की अनुशंसा करता है। मतलब राज्य और केंद्र और राज्यों के बीच में जो है राजस्व का जो है बंटवारा होता है वो किसके अंतर्गत होता है, ठीक है। तो वो वित्त आयोग, अंतर्राज्यीय काउंसिलिंग और केंद्रीय वित्त मंत्रालय या योजना आयोग के द्वारा। तो देखिए ये प्रावधान होता है, ये बंटवारा होता है राज्य वित्त आयोग के द्वारा, ठीक है। ये जो है आयोग इसके द्वारा होता है। इसका जो है प्रावधान किया गया है अनुच्छेद जो है 280 में। ध्यान रखिएगा, अनुच्छेद 280 में जो है इसका प्रावधान किया गया है, इसके बारे में कुछ नहीं। तो देखिए अनुच्छेद 280 में जो है इसका प्रावधान है, और जो है राज्य जो है मतलब राज्य वित्त आयोग के जो है इसका गठन कौन करता है, तो इसका गठन करता है राष्ट्रपति। ध्यान रखिएगा, इसका जो है राष्ट्रपति जो है गठन करता है, ठीक है। और ये गठन कितने साल के लिए होता है, तो ये हर 5 साल के लिए जो है इसका गठन किया जाता है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। मंत्रिपरिषद जो है सामूहिक रूप से जो है किसके प्रति उत्तरदायी होती है, तो देखिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और राष्ट्रपति के प्रति, प्रधानमंत्री, लोकसभा के प्रति, संसद के प्रति। तो देखिए मंत्रिपरिषद जो होती है सामूहिक रूप से लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होती है। कई लोग जो है संसद के प्रति जो है लॉक कर रहे होंगे, तो वो गलत है। ध्यान रखिएगा, कई बार ऑप्शंस में जो है लोकसभा के प्रति नहीं आता है, तब आप जो है संसद के प्रति लॉक आ सकते हैं, क्योंकि जो है संसद का जो है मतलब एक हिस्सा होता है लोकसभा। लोकसभा जो है संसद का ही हिस्सा है, इसलिए जो है आप आंसर संसद तब लगा सकते हैं। नहीं तो अन्यथा अगर दोनों ऑप्शन दिए हैं तो लोकसभा के प्रति जो है ये उत्तरदायी होते हैं, ठीक है। चलिए, और ये जो है किस अनुच्छेद में कहा गया, तो ये अनुच्छेद 75 में जो है ये प्रावधान दिया गया है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रोटीन नहीं, प्रोटम स्पीकर जो होता है, प्रोटीन नहीं, यहाँ पे थोड़ा सा मिसप्रिंट हो गया है। तो प्रोटम स्पीकर जो होता है क्या होता है, प्रोटम स्पीकर क्या होता है और इसकी जो है नियुक्ति कौन करता है। तो देखिए राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, लोकसभा का अध्यक्ष और सर्वोच्च न्यायालय। तो देखिए प्रोटम स्पीकर की जो है नियुक्ति करता है वो करता है राष्ट्रपति। ध्यान रखिएगा, प्रोटम स्पीकर की नियुक्ति राष्ट्रपति करता है। और ये जो होता है प्रोटम स्पीकर आखिर होता कौन है, तो देखिए ये होता है लोकसभा। कौन जो है बनता है, तो ये लोकसभा का जो है वरिष्ठ जो है सदस्य होता है, ठीक है। तो वो जो है प्रोटम लोकसभा का वरिष्ठ सदस्य जो है वरिष्ठ जो है सदस्य को जो है नियुक्त किया जाता है प्रोटम स्पीकर, ठीक है। और इसका काम क्या होता है, तो ये लोकसभा का जो चुनाव चल रहा होता है, ध्यान रखिएगा, लोकसभा के अध्यक्ष का लोकसभा के अध्यक्ष का जो जब तक चुनाव नहीं हो जाता है ना, चुनाव में सदन की मदद करना, लोकसभा के सदस्य के चुनाव में मतलब मदद करना। और जब ये जो है नियुक्त हो जाता है तो ये स्पीकर का पद स्वतः ही समाप्त हो जाता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चुनाव आयोग जो है किस अनुच्छेद के अंतर्गत जो है स्थापित किया गया था, तो देखिए इसका सही जवाब देना है अनुच्छेद 355, अनुच्छेद 256, अनुच्छेद 324, अनुच्छेद 320। तो देखिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, चुनाव आयोग जो है किस अनुच्छेद के अंतर्गत स्थापित किया गया है, तो सही आंसर है इसका 324। जिन लोगों ने जो है 324 लॉक किया है वो सभी सही हैं, ठीक है। और चुनाव आयोग जो होता है इसे जो होता है सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश, ध्यान रखिएगा, पहले इसको समझ लेते हैं कि जो है इसकी नियुक्ति कौन करता है, तो ध्यान रखिएगा इसकी नियुक्ति राष्ट्रपति करता है।
और राष्ट्रपति जो है 6 वर्ष के लिए जो है इसकी नियुक्ति करता है, 6 वर्ष या फिर जो है 65 वर्ष, ठीक है, जो भी इसमें टाइम पीरियड पहले पूरा हो जाए, ठीक है। और ध्यान रखने वाली बात यह है कि इसको जो है हटाने के लिए जो है सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश को जो हटाने की प्रक्रिया चाहिए होती है, सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश को जो हटाने की प्रक्रिया चाहिए होती है, उसी प्रक्रिया से जो है चुनाव आयोग के अध्यक्ष को हटाया जाता है, ठीक है। चलिए, इसका प्रमुख कार्य क्या होता है? तो चुनाव आयोग का काम होता है चुनाव कराना, राजनीतिक जो है दलों को मान्यता देना, चुनाव चिन्ह जो है देना, ठीक है। तो ये इसका प्रमुख कार्य होता है। ध्यान रखिएगा, चुनाव जो है कराना, ठीक है, या फिर जो है चुनाव कराना कह लीजिए, चुनाव जो है मतलब चुनाव चिन्ह जो है देना, चुनाव चिन्ह देना, ठीक है, और जो है या फिर और राजनीतिक जो है दलों को, राजनीतिक जो है दलों को मान्यता देना, राजनीतिक दलों को मान्यता देना। तो ये इसका जो है प्रमुख जो है कर्तव्य है, कार्य कह लीजिए, को मान्यता देना, ठीक है। तो ये याद रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। संघ सूची, राज्य सूची, समवर्ती सूची जो है का संबंध जो है किस अनुसूची से है? तो ध्यान रखिएगा, मैंने टोटल बताया था कितनी अनुसूचियां हैं, टोटल 12 अनुसूचियां हैं, ठीक है। 395 जो है अनुच्छेद हैं, मूल संविधान की बात कर रहे हैं, 12 अनुसूचियां दी गई हैं उसमें, ठीक है। और ये जो अनुसूचियों में जो है कितनी प्रकार की सूची दी गई है? तो वो 3 प्रकार की है, संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची। संघ सूची के बारे में तो संघ के जो है कुछ जो है विषय शामिल हैं, उसमें राज्य सूची के विषय में जो है कुछ विषय शामिल है, मतलब उसी विषय में जो है राज्य को मतलब कानून बनाने की शक्ति दी गई। समवर्ती में जो है राज्य और संघ दोनों कानून बना सकते हैं। तो ये अनुसूची का संबंध जो है किस अनुसूचियों से है? तो देखिए 5वीं, 6वीं, 7वीं, 8वीं। तो देखिए बिल्कुल मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और इसका जिन लोगों ने जो है 7वीं अनुसूची बताया है वो सभी सही जवाब है। ध्यान रखिएगा, इसमें मोस्ट इंपॉर्टेंट जो मैं बता रहा हूं आपको ये याद रखना, संघ सूची में 100 विषय हैं। ध्यान रखिएगा, टोटल कई बार जो है क्वेश्चंस पूछा जाता है, संघ सूची में 100 विषयों को शामिल किया गया है। वहीं पे जो है राज्य सूची में 61 विषय हैं। ध्यान रखिएगा, राज्य सूची में 61 विषय है। समवर्ती सूची में कितने विषय हैं? 52 विषय। ध्यान रखिएगा, समवर्ती सूची में 52 विषय को शामिल किया गया है। तो ये याद रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए चौथी अनुसूची जो है किस चीज़ से संबंधित है? तो राज्यों और यूटी के लिए राज्यसभा में स्थानों का आवंटन से संबंधित है, ठीक है। वहीं पे 5वीं अनुसूची जो है वो सुप्रीम मतलब एससी और एसटी, अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजातियों के प्रशासन और नियंत्रण से जुड़े कुछ प्रावधान बताए गए हैं 5वीं अनुसूची में। वहीं पे जो है 6वीं अनुसूची जो है ये आपको याद रखना है, असम, मेघालय, त्रिपुरा, एटीएम जो है, और फिर मिजोरम। ध्यान रखिएगा, मिजोरम मजा है ना, तो एटीएम में मजा, तो याद रखिएगा एटीएम में मजा। तो असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम राज्यों के जनजातीय क्षेत्रों के प्रशासन के बारे में उपबंध जो है बताए गए हैं। वहीं पे जो 8वीं अनुसूची है, इसमें जो है संविधान द्वारा जो है मान्यता प्राप्त जो है भाषाओं की जो है संख्या बताई गई है, और ये संख्या है 22। तो संविधान द्वारा जो है भारत में जो है संविधान द्वारा मान्यता प्राप्त संख्याओं की संख्या है 22। ध्यान रखिएगा, ये जो है आप याद रखिएगा, परीक्षा की दृष्टि से सभी इंपॉर्टेंट हैं, ठीक है। पहले जो है कितनी भाषा थी? पहले जो है 14 भाषाओं को शामिल किया गया था, फिर संशोधनों के माध्यम से जो है कुछ भाषाओं को ऐड किया गया है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। किस संशोधन के माध्यम से जो है पंचायती राज को संवैधानिक जो है दर्जा प्रदान किया गया था? तो देखिए ये संशोधन जो है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो ये संशोधन है 73वां कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट। ध्यान रखिएगा, 73 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट द्वारा जो है पंचायती राज को जो है संवैधानिक दर्जा दिया गया था, ठीक है। चलिए कुछ इंपॉर्टेंट जो है फैक्ट्स को देख लेते हैं। तो बलवंत राय मेहता को भारत के पंचायती राज व्यवस्था का जो है वास्तुकार माना जाता है। ध्यान रखिएगा, राजस्थान के नागौर जिले में नेहरू जी ने देश की पहली त्रिस्तरीय पंचायत का गठन किया था। उसके बाद जो है आंध्र प्रदेश में के महबूब नगर जिले में जो है इसकी शुरुआत की गई। तो ध्यान रखिएगा, पंचायती राज गठन जो है पहले जो है राजस्थान में किया गया, और दूसरी बार जो है राजस्थान मतलब आंध्र प्रदेश के महबूब नगर जिले में की गई थी इसकी शुरुआत, ठीक है। त्रिस्तरीय की बात कर रहे हैं, तो ये राज्य स्तर पे मतलब जिला स्तर पे, ब्लॉक स्तर पे है ना, और जो है जिला स्तर पे, ब्लॉक स्तर पे, और तीसरा जो है ग्राम स्तर पे जो है पंचायतों का गठन की बात कही गई है, ठीक है।
अब मोस्ट इंपॉर्टेंट ये भी है, सारे फैक्ट्स मोस्ट इंपॉर्टेंट है। बलवंत राय मेहता ने जो है त्रिस्तरीय पंचायत के गठन का सुझाव दिया था, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। बलवंत राय मेहता ने जो है त्रिस्तरीय, मैंने अभी आपको बताया था, जिला स्तर, ब्लॉक स्तर पे और उसके बाद ग्राम स्तर पे। वहीं पे जो है अशोक मेहता ने जो है दो स्तर जो है दो स्तरीय जो है पंचायत जो है दो स्तरीय पंचायतों का सुझाव दिया था, गठन का सुझाव दिया था। ठीक है, तो ये याद करिएगा, याद रखिएगा फैक्ट्स। चलिए आगे बढ़ते हैं, 27वां क्वेश्चन देखते हैं। भारत निम्नलिखित में से जो है कौन सा एक रिट न्यायालय के कार्यवाही जो है लंबित होने की दशा में जो है लागू की जाती है? ध्यान रखिएगा, बहुत गौर से जो है रिट्स के बारे में जो है ध्यान रखिएगा। अनुच्छेद जो है 32 जो है रिट का प्रावधान करा गया है। ठीक है, रिट्स का प्रावधान किया गया है अनुच्छेद 32 में, और इसमें जो है 5 प्रकार की रिट्स का प्रावधान किया गया है। ठीक है, तो पांचों प्रकार की रिट्स जो है इंपॉर्टेंट है। ठीक है, इसमें जो है न्यायालय की कार्यवाही लंबित होने की दशा में लागू करने का जो है बात कही गई है। तो देखिए, परमादेश, उत्प्रेषण, प्रतिषेध और अधिकार प्रच्छा। तो देखिए इसका सही आंसर क्या है? तो इसका सही आंसर है प्रतिषेध, जिसे कहते हैं प्रोहिबिजन। ध्यान रखिएगा, प्रोहिबिजन। ठीक है, कई बार नहीं होता इस क्षेत्र, ये क्षेत्र प्रोहिबिटेड है, तो मना है इस क्षेत्र में आना। तो देखिए अधीनस्थ, सुप्रीम कोर्ट जो है अपने अधीनस्थ जो है न्यायालय अपने अधिकार क्षेत्र से बाहर निकलकर जो है सुप्रीम कोर्ट जो होता है, ध्यान रखिएगा, गौर से बात को समझिएगा, सुप्रीम कोर्ट जो है अपने अधीनस्थ न्यायालयों को उनके अधिकार क्षेत्र से बाहर निकलकर निर्णय देने से रोकता है। ध्यान रखिएगा, निर्णय देने से रोकता है, या फिर लंबित होने की कार्यवाही जो है, कोई भी जो है कार्यवाही जो है लंबित चल रही है उसके लिए जो है निर्णय देता है। ठीक है, एक तरीके से जो है यूं, अभी देखिए इसमें कन्फ्यूज़न बहुत होता है, रिट में बहुत बच्चे कन्फ्यूज़ होता है, मैं अभी बताता हूँ। तो देखिए इसमें निर्णय देने से रोकना है, ध्यान रखिएगा, ये ऐसे समझिए, निर्णय देने से रोकना है इसमें। ठीक है, और वहीं पे जो एक रिट है उत्प्रेषण, ध्यान रखिएगा, उत्प्रेषण जिसे कहते हैं सर्टियोरारी, न्यायालय ने जो है इसमें निर्णय दे दिया हो। ध्यान रखिएगा, न्यायालय ने इसमें निर्णय दे दिया, इसमें देखो लंबित होने की दशा में लागू की जाती है, तो मतलब अभी लंबित है, कार्य जो है काम कंप्लीट नहीं हुआ है, या कंप्लीट नहीं हुआ है, या रोकना है उसको। न्यायालय पहले से ही आप जा कर के रिट ले लीजिए कि ऐसा 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 हो रहा है और ये अधिकार क्षेत्र में उनका नहीं आता, तो न्यायालय जो है सुप्रीम कोर्ट पहले उसको रोक देगा कि ये कार्य आपके अधिकार क्षेत्र से बाहर है, मैं इसको देखता हूँ, या कोई और देखेगा। ठीक है, तो मतलब उस पर जो है सज़ा नहीं सुनाई गई है, लेकिन उत्प्रेषण में जो है निर्णय दे दिया है। ठीक है, और निर्णय जो है वो प्राकृतिक जो है न्याय के सिद्धांतों के विरुद्ध की दिया गया हो। ठीक है, मतलब वो देने लायक निर्णय नहीं था, उसको दे दिया गया हो, गलत निर्णय दिया गया हो, है ना। मान लीजिए जैसे किसी व्यक्ति को जो है एक ही मतलब गलत कार्य के लिए 2 बार सजा दे दी जाए। ठीक है, तो ऐसे जो है कार्य के लिए जो है मान लो रोकने का प्रयास किया जाता है। ठीक है, तो ये ध्यान रखिएगा, इसमें निर्णय दे दिया गया है। ठीक, परमादेश क्या होता है? देखिए परमादेश जिसे कहते हैं मैंडमस। ठीक है, यहाँ पे जो है परमादेश लिखा है, मैंडमस होता है। सुप्रीम कोर्ट जो होती है और हाई कोर्ट जो होती है, वो जो अधिकारी होते हैं, ठीक है, अपने से जो नीचे के अधिकारी नहीं होते, तो वो जो अधिकारी होते हैं उनके कर्तव्यों को जो है मतलब करने के लिए आदेश देता है कि ये कार्य करिए। जैसे कि पुलिस वाला कोई कार्य नहीं कर रहा है, आपका बहुत समय से लटका रहा है, या फिर जो है आपके जो है किसी मतलब चाहने वाले को या किसी व्यक्ति को जो है जेल में बंद कर रखा है और वो न्यायालय या मजिस्ट्रेट कोर्ट में पेश ही नहीं हो कर रहा है, तो ऐसे सिचुएशन में जो है आप जो है कोर्ट जा सकते हैं। ठीक है, आपने जो है कई बार जो है मतलब ये मूवी आप देखिएगा, जय भीम एक मूवी है साउथ की, वो अगर आपने नहीं देखी है तो वो आप समझ जाएंगे उस मूवी को देख करके। ठीक है, और अधिकार प्रेक्षा क्या है? तो अधिकार प्रेक्षा क्या होता है? ये किसी व्यक्ति ने जो है, मान लीजिए किसी व्यक्ति ने गलत तरीके से जो है नौकरी प्राप्त की है, ध्यान रखिएगा, गलत तरीके से जो है जॉब पाने की कोशिश की है और वो जॉब कर रहा हो, तो ऐसे संबंध में जो है अगर आपको पता है तो ऐसे संबंध में जो आप न्यायालय जा करके उसकी जो है नियुक्ति को जो है मतलब जांच प्रक्रिया में डाल सकते हैं, और उसकी नियुक्ति जो है खारिज भी की जा सकती है न्यायालय द्वारा, सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट द्वारा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, ये चीज़ें आपको समझ में आ गई होंगी। यदि किसी राज्य की विधानसभा का अध्यक्ष जो है पद त्याग दे, ध्यान रखिएगा, विधानसभा का अध्यक्ष अगर अपना पद त्याग दे, त्याग ना चाहे मतलब त्याग दे, तो वो अपना त्यागपत्र जो है किसको देगा? तो देखिए वो त्यागपत्र मुख्यमंत्री, राज्यपाल, उपाध्यक्ष या भारत के राष्ट्रपति को देगा। तो देखिए वो जो है त्यागपत्र देगा उपाध्यक्ष को, ध्यान रखिएगा, वो अपना जो है त्यागपत्र उपाध्यक्ष को देगा, विधानसभा के उपाध्यक्ष को देगा। ऐसा नहीं कि राज्यसभा के या फिर लोकसभा पहुंच जाए, तो विधानसभा के उपाध्यक्ष को देगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, 29वां क्वेश्चन।
निम्नलिखित में से जो है किसको भंग नहीं किया जा सकता है परंतु जो है समाप्त किया जा सकता है? तो किस एक को भंग नहीं किया जा सकता? तो देखिए, लोकसभा, राज्यसभा, विधानसभा, राज्य जो है विधानसभा और विधान परिषदें। तो देखिए राज्यसभा को भंग नहीं किया जा सकता, ठीक है, लेकिन समाप्त भी नहीं किया जा सकता। तो कई लोग जो है राज्यसभा को लॉक कर रहे होंगे, तो वो गलतफहमी है। यहाँ पे दो बातें दी गई हैं, तो इसका मतलब है इसका सही आंसर है डी नंबर। जिन लोगों ने जो है इसको डी लॉक किया है वो डी सही है। अनुच्छेद 169, ध्यान रखिएगा, 169 के तहत जो है इसे भंग करने, इसे समाप्त करने का अधिकार किसको दिया गया है? ये अधिकार दिया गया है संसद को। ध्यान रखिएगा, ये अधिकार संसद को मिला है, लेकिन ये अधिकार ऐसा नहीं है कि संसद उठे और जो है ये समाप्त करने का कोशिश करे। ये तभी समाप्त हो सकता है जब राज्य, ध्यान रखिएगा, जब राज्य की विधानसभा, ठीक है, विधान जो है सभा, इसे लिख देता हूँ, जब राज्य की विधानसभा विशेष बहुमत से, ठीक है, राज्य की विधानसभा विशेष जो है बहुमत से, ठीक है, ऐसा करने के लिए जो है मतलब प्रस्ताव करे। ध्यान रखिएगा, विशेष बहुमत द्वारा जो है, बहुमत द्वारा ऐसा करने के लिए प्रस्ताव करे, ठीक है, तब जो है इसको समाप्त किया जाता है। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति के संबंध में जो है व्यक्ति को कम से कम जो है सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश नियुक्त होने के लिए व्यक्ति को कम से कम जो है कितने वर्ष उच्च न्यायालय मतलब हाई कोर्ट का एडवोकेट होना अनिवार्य है? ठीक है, अगर सुप्रीम कोर्ट का जो है जज बनना है उसे, तो हाई कोर्ट में जो है पहले कितने दिन, कितने मतलब साल तक उसने सेवा करनी चाहिए। तो ध्यान रखिएगा, यहाँ पे जो चीज़ भूल गए हैं, यहाँ पे लिखा है साल, ठीक है, ध्यान रखिएगा। तो कम से कम जो है कितने वर्ष, यहाँ लिखा हुआ है वर्ष, ठीक। तो देखिए, तो उसे हाई कोर्ट का कम से कम 10 साल का जो है एक्सपीरियंस होना चाहिए। ध्यान रखिएगा, 10 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए हाई कोर्ट का। हाई कोर्ट के एडवोकेट के रूप में उसे 10 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए, या फिर जो है 5 साल, ध्यान रखिएगा, 5 साल वो हाई कोर्ट का जज रहा हो, ठीक है। तो या 5 साल जज रहा हो या 10 साल जो है एडवोकेट रहा हो, ठीक है। उसके बाद जो है ये होने के बाद राष्ट्रपति के मतलब राष्ट्रपति के अनुसार जो है वो अच्छा जो है विधि का ज्ञाता हो। राष्ट्रपति को भी ये ज्ञात होना चाहिए कि ये अच्छा जानकार है, अच्छा विधि का ज्ञाता हो, ठीक है। तो ये भी ध्यान रखिएगा, और भारत का नागरिक होना तो अनिवार्य है, ठीक है। ये प्रावधान जो है किस में दिया गया है? तो सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीशों का जो है प्रावधान दिया गया है वो अनुच्छेद 124 के तहत जो है सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीशों की नियुक्ति का प्रावधान जो है दिया गया है। सुप्रीम कोर्ट के जो है न्यायाधीश की नियुक्ति कौन करता है? तो ये न्यायाधीशों की नियुक्ति जो है राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त किए जाते हैं, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। आज के जो है 30 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन समाप्त हुए हैं। वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। वीडियो बनाने में बहुत मेहनत लगी है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, परीक्षा की दृष्टि से सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, सारे फैक्ट्स जो है इंपॉर्टेंट हैं। चलिए आज के लिए बस इतना ही है, धन्यवाद।